हेलो बच्चों, एनसीईआरटी में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर आज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन 4.1, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field B at center of the coil? तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू कॉइल, वो आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ड्यू टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। सो हमें पता है कांस्टेंट मैग्नेटिज्म, ये जो म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वैक्यूम की, तो ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मैग्नेटिक परमिबिलिटी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स हैं। करंट कितना कैरी कर रहा है, 0.40। तो करंट की वैल्यू हो गई 0.40 डिवाइड बाय 2R। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻², ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 3.14 इंटू 10⁻⁴। 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कॉइल के बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लॉन्ग वायर, कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। सो सिंपली एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ऐसा वायर ले लें, वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई की वैल्यू है 35 एम्पियर। ठीक, इस पे आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया B, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अब इनफाइनाइट वायर के लिए है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस R। 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज R, राइट। सो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं अगेन। ये जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है, बिकॉज म्यू नॉट की वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁷। करंट आपके पास 35 एम्पियर का है और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻², राइट। सो अगेन 2 से 2 कैंसिल होगा, राइट। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आ गई 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, इजी है। नाउ नेक्स्ट देखो, वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन भी डिस्कस की जाती है कि आपको डायरेक्शन भी पता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालते हैं, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाता है। तो जैसा इस क्वेश्चन में आप देखो डायरेक्शन पूछी है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वायर आपका, जिसमें वायर आपकी जो डायरेक्शन है वायर में नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट ऑफ द वायर आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पर ये वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके प्लेन आपको ड्रॉ करके बताऊँ। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट। इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में चारों डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, और इसी प्लेन में डायरेक्शन मान लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह से आप प्लेन मान लो, जो प्लेन रखा हुआ है इसको इस तरह से मान लो। तो नॉर्थ अंदर है,
साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ये चारों डायरेक्शन इसमें है, ठीक है। तो अगर चारों डायरेक्शन इसमें हैं तो हम यहाँ पर निकालते हैं। देखो अब आगे, तो वायर जो है आपका, इस वायर में डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वायर में वो आपको दे रखी है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। तो एक वायर हम इसमें सपोज कर लें, वायर ऐसे रखा हुआ है, देखो वायर, ये वायर है, राइट। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, कितना 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2.5 मीटर ईस्ट। अब पॉइंट कहाँ है, देखो वायर से पॉइंट कितना दूर है, वायर से पॉइंट हम मान लेते हैं, वायर से पॉइंट, ये जो वायर है इससे कितना दूर पॉइंट है, 2.5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट है, 2.5 मीटर दूर है एक पॉइंट, ये वाला। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी, इसमें डायरेक्शन की बात भी हो गई साथ साथ, तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें सबसे पहले, तो वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस जो होती है आर, स्मॉल आर से लिखेंगे आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो आपको पता है कितना होता है, ये तो आ गया आपका 2 × 10⁻⁻7। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर है करंट 50। इसके अलावा डिस्टेंस कितना दे दिया, 2.5, तो ये 2.5 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 2.5 हो गया, 2.5 से 5 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 2 × 2 4 हो गया, बी की वैल्यू आ गई 4 और एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, तो 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो है 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब आप डायरेक्शन की बात अगर करें तो डायरेक्शन में आप बताओगे कि ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा। ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो तो हमारे निकाल ली है, डायरेक्शन जो आएगी वो किस तरफ आएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आप देखो, वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, वायर में नॉर्थ अगर मैं इनवर्स मानता हूँ तो साउथ आउटवर्ड्स आ गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट ये हो ही गया आपका। अब इसको मैं कंपेयर करूँ, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर मैं इसको एक्सिस से कंपेयर करूँ, एक्सिस से, तो ये देखो आप, ये डायरेक्शन या ये एक्सिस होती है -x एक्सिस है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है, +x एक्सिस है, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो आप देखो जो z एक्सिस है, नॉर्थ साउथ कौन बताएगा, z एक्सिस, ये नॉर्थ और ये साउथ, साउथ डायरेक्शन आएगी +z, नॉर्थ डायरेक्शन होगी -z, ठीक है। तो हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, सॉरी करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके आप बताएं क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की टुवर्ड्स अ पॉइंट विच इज़ इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो करंट की डायरेक्शन जो आएगी वो तो इस तरफ आएगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, +z की तरफ। पॉइंट कहाँ लोकेट करता है, पॉइंट लोकेट करता है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में पॉइंट लोकेट करता है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालें तो डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन में आप थंब प्लेस करोगे, तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे बाहर आता हुआ, नॉर्थ टू साउथ बाहर आता हुआ, नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ बाहर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में तो हमने रख दिया थंब। अब ये जो फिंगर्स हैं हमारी, जो रोल करेंगे, जो फिंगर्स से कर्ल करती हैं, जो ये डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है और पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है आपका, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये फिंगर्स मैंने पॉइंट की तरफ लोकेट कर दी। अब ये फिंगर्स को कर्ल करेंगे अगर हम, तो कर्ल करेंगे तो किधर कर्ल होंगी, ऊपर की तरफ घूमेगी, तो कहाँ घूमेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ईस्ट पॉइंट होता है तो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड्स, राइट। और अगर यही पॉइंट साउथ में होता, तो साउथ में होता तो हम इसको उल्टा करते, साउथ में होता तो हम क्या मानते, इसको इस तरह से मानते, साउथ होता तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, पॉइंट कहाँ है, साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ पॉइंट, सॉरी पॉइंट कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ लिया ना, करंट बाहर की तरफ है, पहले पॉइंट ईस्ट की तरफ था तो अपवर्ड आएगा। अब पॉइंट सपोज करें वेस्ट की तरफ होता, तो वेस्ट की तरफ पॉइंट होगा तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आएगी। करंट बाहर की तरफ है, पॉइंट वेस्ट की तरफ है, तो डायरेक्ट फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट का ईस्ट की तरफ है, करंट का है बाहर की तरफ है, करंट ऐसे, ईस्ट का है इस तरफ है, तो हमने फिंगर्स ऐसे रख ली। अब कर्ल करेंगे तो कहाँ कर्ल होंगी, ऊपर की तरफ, राइट।
तो ईस्ट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो 2.5 मीटर दूर है पॉइंट पर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरफ से, इस डायरेक्शन में आएगा। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो ऐसे आएगी। तो बी की वैल्यू तो आ गई, डायरेक्शन क्या लिखोगे, अपवर्ड्स, डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड्स। ठीक है, करंट बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स, राइट। एक बार डायरेक्शंस को मैं इंडिकेट कर दूं वापस। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब होगा जेड डायरेक्शन प्लस, इसको आप के कैप भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर आप बात करो पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, पॉइंट हो गया आर कहाँ पे लोकेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसको आप लिख सकते हो आई कैप। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने किया है यहाँ पर डायरेक्शन निकाली है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड्स। तो बी की डायरेक्शन जो हम लिखेंगे वो आप लिखोगे प्लस वाई, मतलब जे कैप, ये डायरेक्शन आती है। आप चाहो तो आई कैप क्रॉस आई, के क्रॉस आई करके जे भी बता सकते हो, आप इस तरह से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। बट राइट हैंड रूल लगाना ईजी होता है, जहाँ भी करंट हो वहाँ थंब रखें, और जहाँ पॉइंट लोकेट करता हो वहाँ फिंगर्स ले जाएं, और फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन, जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछी है आपसे। नाउ नेक्स्ट देखो, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन्स कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया, कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपका ये सेम है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके 2 मिनट के लिए आप सेल्फ ट्राई करें, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न पे है। अगेन हॉरिजॉन्टल आपको दे रखा है प्लेन, तो मैंने वापस हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, देखो इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया, राइट। फिर आपका जो करंट है, वायर जो है, पावर लाइन कैरी कर रहा है करंट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये वायर हो गया, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हो गई करंट की। ठीक है, अब आपको पता है इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ है, वो तो आपको पता ही है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये है वेस्ट। करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब आप देखो लाइन जो है ना, ये जो ओवरहेड लाइन्स हैं, ये वायर जो है इसको, इसी को लाइन बोला गया है। इस लाइन से 1.5 मीटर नीचे इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वैल्यू भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लूँ, तो वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूँ इजीली। वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस R, राइट। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁷। I कितना है, करंट है 90 एम्पियर, रख दिया 90, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 1.5 मीटर बिलो द लाइन, तो डिस्टेंस आ जाएगी 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो B की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये तो है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 1.5 से कैंसिल करोगे, 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 इंटू 2 12, और ये -7, 2 0 और एडजस्ट करके B की वैल्यू आ गई -5 टेस्ला। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए आपने निकाला होगा, आप बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी, पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी। करंट की डायरेक्शन इस बार x एक्सिस पर है, पॉइंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स y एक्सिस पर है। पॉइंट ये रहा, करंट ये रहा, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से I। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रख देंगे और फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे पॉइंट की डायरेक्शन में। तो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है आपका डाउन 1.5 मीटर बिलो द लाइन, वायर लाइन के नीचे है। तो करंट की डायरेक्शन आप रखो, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर ऐसे रखेंगे हम, थंब कैसे रखोगे, करंट की डायरेक्शन में। तो अगर थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिंगर्स की जो रोटेशन की या कर्ल की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि नीचे वाला पॉइंट जो हम ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। पॉइंट ऊपर नहीं है, पॉइंट कहाँ है, नीचे है, तो मैंने फिंगर्स को कहाँ ले गया, नीचे की तरफ। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हाथ मेरा नीचे की तरफ है। ठीक है, फिंगर्स नीचे, पॉइंट को
डोनेट कर रही है, पॉइंट को लोकेट कर रही है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पॉइंट इधर ही है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ। अब फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कहाँ आएगी फिंगर्स, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर पॉइंट ऊपर होता तो फिंगर्स ऊपर की तरफ डिनोट करती, और करंट ऐसे फ्लो होता, पॉइंट ऊपर की तरफ नोट करते, तो उंगलियों को अगर घुमाएंगे तो कहाँ घूमेगी, अंदर की तरफ। और अगर पॉइंट नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ उंगलियां ले जाएं, पॉइंट्स फिंगर्स को नीचे ले जाएं। अब फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो रोटेट होके फिंगर्स कहाँ आएंगी, बाहर की तरफ। तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आउटवर्ड्स, ठीक है। अब आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है वो बताओ। यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वैल्यू तो यही, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड डायरेक्शन आपके पास बताओ नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से कौन सी होती है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, अंदर की तरफ नॉर्थ है और बाहर की तरफ साउथ है। तो आउटवर्ड के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं साउथ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना ईजी है, और वो हम लगा के हम देख सकते हैं वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बी की डायरेक्शन इजीली हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, जैसे इसमें निकाला हमने। क्लियर। नाउ 4.4 के बाद नेक्स्ट आ जाए 4.5। 4.5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। फोर्स आपसे पूछा है, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है किसी वायर में जो फोर्स लगता है, फोर्स का जो फॉर्मूला किसी वायर के लिए हमने पढ़ा वो था BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। करंट कैरिंग वायर पर, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरी कर रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, लेंथ उसकी L है, और वो वायर देखो आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें आप, सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू आपको दे रखी है बी की, वो है 0.15 टेस्ला। जो वायर आपने प्लेस कर दिया, वायर आपको बोला है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल पर है 30 डिग्री एंगल पर है। तो आपका ये वायर ये रहा, ये वायर है, ये वायर कितने डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पर। और ये कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट आपको दिया हुआ है वायर का, वो करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर का, ठीक है। अब आपको इसकी लेंथ गिवन नहीं है, अब लेंथ गिवन नहीं है, फॉर्मूला तो क्या था BIL साइन थीटा। बच्चे सोचेंगे लेंथ गिवन नहीं, बट लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसने पूछा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, F नहीं पूछा है, इसमें पूछा है F/L पूछा है। तो F/L की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/L की वैल्यू हो जाएगी BI साइन थीटा। क्लियर। लेंथ दी भी नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा फॉर्मूला में BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा लगता है, ठीक है, मगर लेंथ दे रखी होती तो टोटल फोर्स पूछते हैं, उस टोटल वायर पर कंप्लीट फोर्स कितना लग रहा है, बट यहाँ पर लेंथ गिवन नहीं है, दैट मीन्स पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स F/L का रेशियो पूछा है, जिसकी वैल्यू कितनी है BI साइन थीटा। अब B की वैल्यू आपको पता है, B की वैल्यू कितनी हुई 0.15, I कितना है 8, और साइन थीटा साइन 30 कितना होता है 1/2। क्लियर। तो 1/2 है, 0.15 मैग्नेटिक फील्ड है, इनको आप इजीली मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.6 न्यूटन पर मीटर, बिकॉज फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है आपसे, सो आया वैल्यू 0.6 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to the axis. The magnetic field inside the solenoid is given to 0.27 Tesla. What is the magnetic force on wire? अब यहाँ पर एक वायर दिया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। इस वायर को सोलेनॉइड में परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, फोर्स वायर पर कितना लगेगा। तो सेम फॉर्मूला, सेम पैटर्न का, इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था,
आपको फॉर्मूला पता है फोर्स का वैल्यू क्या थी, F इक्वल्स टू बी आई एल, बिल साइन थीटा वैल्यू थी फोर्स के फॉर्मूले की। ठीक है, अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा बी आई एल साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आपको बोला है देखो थीटा की वैल्यू सबसे पहले डिस्कस करें, बाकी तो वैल्यू आपको दे रखी है। लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, करंट कितना है 10 एम्पियर आई एल, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.27 टेस्ला। तो बी गिवन है, आई गिवन है, एल गिवन है। अब डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू क्या है। अब थीटा देखो क्या दिया, वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ वायर, राइट। अब आपको पता है सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सोलेनोइड है अगर, तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। जो वायर आपने प्लेस किया है, वायर वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये वायर ये प्लेस कर दिया मैंने ऐसे, ये वायर ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एंगल बी और एल के बीच में एंगल क्या होगा, वायर की लेंथ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर है और वायर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्लियर। और साइन 90 क्या होता है 1, तो फोर्स आ गया बी आई एल, ठीक है। तो बी की वैल्यू 0.27, आई की वैल्यू 10 एम्पियर और लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 × 10⁻²। इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.6 का जो आपका आंसर मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 8.1 × 10⁻²-2 न्यूटन, ये फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कहाँ होता है, उसकी एक्सिस पर, और वायर रख दिया आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एंगल जो है थीटा ये वाला, ये एंगल होता है एंगल बिटवीन बी एंड एल, ठीक है। बी एंड एल के बीच में एंगल होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है तो वायर उसके परपेंडिकुलर है, एल होगा वाई एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस पर। तो एंगल क्या हुआ 90 साइन 90 रख के हमने निकाला, ठीक है। सो ये आंसर है इसका 8.1 × 10⁻² टेस्ला। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, 2 long and parallel straight wires A and B carrying a currents 8 and 5 ampere in the same direction are separated by distance 4 cm. Estimate the force on 10 cm section of wire A. पहली बात, यह भी क्वेश्चन पढ़ा हमने कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, तो आपने पढ़ा है 2 पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, ये फॉर्मूला होता है बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, एंड दिस इज फोर्स ऑन ईच वायर, हर एक वायर पर जो लगने वाला फोर्स है यूनिट लेंथ पर वो ये है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, क्लियर। सो हमें पूछा है फोर्स F निकालना है, कितने सेंटीमीटर सेक्शन पर, 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर। तो हमने क्या करेंगे, फोर्स निकालना है, तो ये जो वैल्यू है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd की, I1 I2 अपॉन 2πd, ये तो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको कितनी लेंथ पे फोर्स पूछा है 10 सेंटीमीटर, तो जो भी सेक्शन की लेंथ है वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स हम निकालते हैं ये पर यूनिट लेंथ का है, मतलब 1 सेंटीमीटर का फोर्स है। अगर आपको 10 सेंटीमीटर फोर्स चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम देखो वैल्यू सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास फोर्स पर मीटर आएगा। तो μ0 अपॉन 2π की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷। I1 I2 कितना है 8 × 5 अपॉन d कितना बचा, 2π तो यहाँ यूज आ गया, d बचा। d कितना है डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, वो है 4 सेंटीमीटर, और कितने पर फोर्स चाहिए था आपको 10 सेंटीमीटर पे। अब सेंटीमीटर आपका डिनोमीटर में भी आ रहा है, सेंटीमीटर न्यूमेटर में भी आ रहा है, तो दोनों जगह सेंटीमीटर आ रहा है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हो, कन्वर्ट करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको मिली ये है फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर वायर, ये आप इजीली निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁻, देख लो 8 है, 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स,
राइट। और 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 2 10, 10 और 10 कैंसिल कर दें तो -5 बचेगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स ऑन 10 मीटर पार्ट इट इज़ 2 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। दिस इज फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन। अगर 20 सेंटीमीटर पूछा तो उसका डबल हो जाता, तब होता 4 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। ठीक है, और अगर 1 सेंटीमीटर पूछा होता तो उससे 10 से डिवाइड कर देते तो आता 2 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन। ठीक है, तो जैसा भी जितना पार्ट है, 1 पे पूछा है तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 पे पूछा है 10 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 20 पूछा होता तो 10 पे जो निकला वो 20 पे निकालते तो डबल हो जाता उससे, क्योंकि फोर्स यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई होता है। ये जो फोर्स हम निकालते हैं ये यूनिट लेंथ का फोर्स, और जितनी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4.8, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 layers of windings of 400 turns each। सबसे पहली बात कि क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, सबसे पहले तो आपको लेंथ दे दी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने इसमें बोला है कि ईच लेयर में कितने टर्न्स हैं, 400। कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। एक लेयर में 400 टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालो। तो 5 लेयर्स हैं, एक लेयर में कितने टर्न्स हो गए, 400, तो टोटल टर्न्स आ गए हमारे पास 2000, मतलब 2000 टर्न्स हो गए। लेंथ आपको दे दी है, सोलेनॉइड की लेंथ है 80 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 1.8 का हाफ कर लें तो 0.9 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। इफ़ द करंट कैरिड इज़ 8 एम्पियर, करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 8 एम्पियर का। ठीक है, इस तरह से सारा इजीली सॉल्व करना हो, सारा डेटा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक डेटा आप लिखो आराम से। देन अब आप देखो, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब बी की वैल्यू पूछी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। मतलब सोलेनॉइड के लिए हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा है, और सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है B इक्वल्स टू μ0 NI। ड्यू टू सोलेनॉइड फॉर्मूला क्या था, μ0 NI। ड्यू टू टॉरॉइड भी यही है, सोलेनॉइड भी यही है। और ये जो स्मॉल n है इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आएगा टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ इंटू आई। लेंथ को आपने स्मॉल l से लिखा है, स्मॉल l इंटू आई। ठीक है, तो μ0 की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। टोटल टर्न्स कितने, 2000। टोटल टर्न्स हो गए 2000। लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर -2 कर देंगे। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8, तो 8 एम्पियर मल्टीप्लाई कर दोगे। रेडियस का कुछ खास यूज़ है नहीं यहाँ पर, तो ये आपको एज इट एक्स्ट्रा दे रखा है। रेडियस डायमीटर जो भी है इसका कोई यूज़ नहीं है। नाउ ये आया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर, ये मैग्नेटिक फील्ड आया, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 टेस्ला। 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट सेंटर। क्लियर, तो ये था इसका। नाउ नेक्स्ट देखो, a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal of the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है उस पर जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल सबको याद भी होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन थीटा। बीना साइन थीटा इट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल which is suspended in magnetic field and coil carries a current I. The coil number of turns coil has N and A is the area of that coil which is suspended. And here is theta. Theta is angle between magnetic field and area of the coil, right? So area of the coil क्या होता है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस को एरिया ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन जो एरिया ऑफ द कॉइल की है
वो डायरेक्शन डिनोट करता है उसका प्लेन का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब प्लेन का नॉर्मल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है, मतलब जो एरिया की डायरेक्शन है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। याद रखें, तो एरिया और बी के बीच में एंगल कितना है 30, तो ये वाला जो थीटा होगा ये 30 डिग्री गिवन है। तो टॉर्क की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बी कितना है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड 0.80, करंट कितना है आई करंट है 12 एम्पियर 12, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, नंबर ऑफ टर्न्स है 20। एरिया कौन सा कॉइल है, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर जाओगे कि एरिया इंटू लेंथ जाओगे कि साइड का स्क्वायर जाएंगे, पता लगेगा कॉइल कैसी है स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड होता है, स्क्वायर का साइड दे रखा है 10, एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, सेंटीमीटर में था तो -4 मीटर स्क्वायर में आ गया। तो एरिया ऑफ द कॉइल साइड इंटू साइड ये आ गया। और साइन थीटा साइन 30 है तो यहाँ पे साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम लिखकर सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड आप सॉल्व करोगे इजीली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0.96 टेस्ला, सॉरी 0.96 न्यूटन मीटर। इट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क ऑन द कॉइल विच इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज बीना साइन थीटा। राइट, नाउ नेक्स्ट देखो, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 M2 have the following particulars R1 N1 A1 B1 R2 A2। मतलब आप समझ रहे हो, रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है, एरिया गिवन है, सेकेंड कॉइल का भी आपको रेडियस गिवन है, एरिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग रेडियस है, अलग अलग एरिया है। सो सबसे पहले पूछा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल मीटर्स हैं, मतलब आप समझ सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। राइट, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है। ठीक है, तो ये जो डेटा हमें दे रखा है इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं करंट सेंसिटिविटी जो हमने निकाली, करंट सेंसिटिविटी राइट, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है और यहाँ पर आई अपॉन थीटा, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है। ये हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो आपने पढ़ा देखो टॉर्क क्या था, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बीना लगता है, साइन थीटा 90 होने के साइन थीटा 1 होता है, साइन 90 होता है इसलिए, और ये होता है के थीटा, या इसको सी थीटा लिख सकते हैं, टॉर्क कांस्टेंट सी इनटू थीटा। तो आई की जो वैल्यू आती है, आई की वैल्यू होती है सी अपॉन बी एन ए इंटू थीटा। राइट, और ये होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा सी अपॉन बी एन ए। राइट, अच्छा करंट सेंसिटिविटी होती है सी एस इक्वल्स टू आई अपॉन थीटा। करंट सेंसिटिविटी मतलब करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई मतलब डिफ्लेक्शन इन द कॉइल फॉर यूनिट करंट। आई करंट के लिए डिफ्लेक्शन थीटा है, तो आप यूनिट करंट के लिए थीटा निकालो। यूनिट करंट के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू देखो क्या होगी, थीटा अपॉन आई की वैल्यू रख देता हूं, देखो यहाँ पर थीटा एरा, आई की वैल्यू क्या थी सी अपॉन बी एन ए इंटू थीटा। तो सी एस की वैल्यू आ गई, बी एन ए ऊपर ले जाए, बी एन ए अपॉन सी। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू ये है। तो करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है बी पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर, और सी है टॉर्क कांस्टेंट जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल जिस वायर से सस्पेंडेड होती है उसका टॉर्क कांस्टेंट है सी। अब इसकी देखें बात करें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। हमें पता लगा करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू मिल गई बी एन ए अपॉन सी। ठीक है, सी यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो। व्हाट इज सी, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग और टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या टॉर्क कांस्टेंट है, दिस स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर बोथ मीटर्स। तो ये तो आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी CS डिपेंड करेगा BNA पर, CS डिपेंड करेगा BNA पर। आपको दो करंट सेंसिटिविटी चाहिए, CS1 फर्स्ट मीटर की, CS2 सेकेंड मीटर की। तो सामने आ रहा है BNA, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा B1 N1 A1 और यहाँ पर आ जाएगा B2 N2 A2। अब आपको B1 B2 दे रखा है, देखो B1 0.25 है, B2 0.50 है, तो B1 अपॉन B2 आपका 1/2 हुआ। 0.25 अपॉन 0.50 तो B1 अपॉन B2 क्या होगा 1/2। ठीक है, N1 अपॉन N2 नंबर ऑफ टर्न्स देखो, ये रहा N1 कितना है 30, N2 कितना है 42, तो 30 अपॉन 42। ठीक है, यहाँ 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 21, तो मैं लिख दूंगा 15 अपॉन 21। ठीक है, फिर आया आपके पास क्या एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करें, एरिया चार्ज, एरिया भी डायरेक्ट दे रखा है, ये है एरिया 3.6 और ये एरिया है 1.8। तो इसका रेशियो निकालोगे A1 अपॉन A2 का तो 2 आएगा, 2:1। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी अगर आप निकालो यहाँ से तो कैंसिल हो गया ये CS, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या रेशियो आया CS1 अपॉन CS2 का रेशियो जो आ रहा है ये आ जाएगा आपके पास करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ये वैल्यू आ गई 21 अपॉन 15 अपॉन 21, CS1 अपॉन CS2। बट आप ध्यान से देखो न्यूमेरिकल में ये आंसर आया 15 अपॉन 21। न्यूमेरिकल में देखो आप डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। M2 M1 का पूछा है, इसका मतलब हमसे पूछा है CS2 अपॉन CS1। अब बताओ, आपने निकाला था CS1 अपॉन CS2, तो हम पहले से CS2 अपॉन CS1 निकालते। 1/2 तो आ रहा है 15 अपॉन 21, तो 2/1 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 21 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, 21 अपॉन 15 आया तो उसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, आंसर मिलेगा 1.4। तो ये करंट सेंसिटिविटी आ गई हमारे पास 1.4। अब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमने पढ़ी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो टॉर्क के लिए पढ़ते हैं, ये वर्किंग ऑफ गैलोमीटर में पढ़ा आपने। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला I की वैल्यू क्या होती है C अपॉन BN इंटू थीटा, और थीटा अपॉन I को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। What is definition of current sensitivity? It is deflection angle for per unit current. Deflection angle for unit current is called current sensitivity. Right? तो ये आ गया CS। अब नेक्स्ट आता है VS, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जब करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन एंगल फॉर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन एंगल फॉर यूनिट वोल्टेज, और V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा अपॉन IR। अब थीटा अपॉन I तो होता है करंट सेंसिटिविटी, तो वहाँ एक्स्ट्रा क्या है R है। तो व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। अगर आपके पास करंट सेंसिटिविटी का रेशियो है तो उसके साथ R को इंक्लूड करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के रिलेशन समझ में आया आपको, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। राइट, तो इसमें देखो आप नेक्स्ट निकालते हैं इसमें। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1, चलो 2 से निकालें, 2 पहले पूछा है, अपॉन 1 वोल्टेज सेंसिटिविटी 1। तो यहाँ पर आएगा CS2 करंट सेंसिटिविटी 2 अपॉन रेजिस्टेंस R2। फिर यहाँ पर आएगा CS1 अपॉन रेजिस्टेंस R1। अब CS2 अपॉन CS1 तो हम निकाल चुके हैं, वो था 21 अपॉन 15। अब हमें यहाँ पे चाहिए R1 अपॉन R2। रेजिस्टेंस का क्या रेशियो था, तो रेजिस्टेंस का रेशियो देख लो, R1 है 10 और R2 है 14। तो R1 अपॉन R2 क्या होगा 10 अपॉन 14, तो R1 अपॉन R2, R1 है 10, R2 है 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप कैंसिल करेंगे इसको, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इजीली निकाल सकते हैं।
यहाँ पर 21/15 कितना था 1.4, इसको 1.4 ही लिखो, फिर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लिख दिया 1.4 और ये आ गया R1 10, R2 आ गया 14। अब देख लो 1.4 इंटू 10 कितना होगा 14, अपॉन भी क्या आया 14, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो क्या आ गया 1:1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए आप करंट सेंसिटिविटी का भी रेशियो यूज़ करोगे, साथ में रेजिस्टेंस का रेशियो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मिला आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का 1 और करंट सेंसिटिविटी का था 1.4।